हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन क्वेश्चन को दोस्तों आप अपने कॉपी के अंदर नहीं लिखोगे, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको याद करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, बार बार रिपीट होंगे दोस्तों, बार बार बोलूंगा तो आप याद कर लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों 10 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम याद कर लेंगे। आपको पेन कॉपी लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे साथ बार बार बोलते रहना है, अपने आप याद हो जाएंगे। और दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन लिए हैं ये मैंने पूरी बुक में से लिए गए हैं, पूरी बुक में से मैंने लिए हैं। ठीक है नहीं, तो वीडियो ने शेयर करना है और चैनल ने सब्सक्राइब करना है। देखो दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों के नाम बताओ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न पक्का आएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर। ठीक है नहीं, कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों का नाम बताओ। तो अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन था, ध्यान तो है नहीं, नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो, सीटो, सेंटो, याद करो, नाटो, सीटो, सेंटो। अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों का नाम नाटो, सीटो, सेंटो। और बताओ, ये तो अमेरिका ने बनाए, तब सोवियत संघ ने क्या बनाया? सोवियत संघ ने इसका अपोजिट यानी सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो कि वार्सा संधि के नाम से भी जानी थी। अब दोस्तों आपका ध्यान रखा कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों के नाम है नाटो, सीटो, सेंटो। कहे हैं दोस्तों, नाटो देखो NATO नाटो, दूसरा है SEATO नाटो, सीटो, और CENTO ये हो गया सेंटो। नाटो, सीटो, सेंटो, नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है, अब जाना कि नाटो और सीटो। देखो प्रश्न दोस्तों के प्रश्न इस तरीके को नहीं आ सके, अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों के नाम बताओ। ऐसे आ जाए तो ये आपको नाम बताने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए नाटो, सीटो, सेंटो बड़े नंबर के अंदर। तो देखो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, जो मेन जो बातें हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही हम आगे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो भी जो मेन जो चीजें हैं, मेन जो मक्खन जो है वो निकाल लेंगे और छाछ को छोड़ देंगे। ठीक है नहीं, हम बात करते हैं नाटो की। किसकी? नाटो की। सबसे पहले आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? देखो एन से आपको ध्यान रखना है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया इसका क्या हो गया पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम आपको पक्का ध्यान रखना है, ये हो गया इसका पूरा नाम। अब दोस्तों पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इस नाटो की स्थापना हुई कब? तो आपको ध्यान रखना है 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 में क्या हुआ दोस्तों? नाटो की स्थापना हुई। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। अब दोस्तों प्रश्न पूछे जाए कि नाटो का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, नाटो का उद्देश्य है दोस्तों, इसमें सभी सदस्य जो है दोस्तों, नाटो में जो सभी सदस्य हैं वो सभी मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर एक पल हमला हो जाए तो सभी दोस्त यानी सभी सदस्य जो है मिलजुल कर मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो समझ गए नाटो। नाटो को पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। उद्देश्य क्या है? नाटो में शामिल उद्देश्य नाटो का क्या है? सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, अगर किसी एक पर हमला हो जाए तो सभी सदस्य मिलकर मुकाबला करेंगे। ये नाटो का क्या हो गया? नाटो के बारे में ये प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन जिसका नाम है सीटो। नाटो के बाद में सीटो। अब सीटो का पूरा नाम पूछ ले जाए तो देखो दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। बोलो बोलो दोस्तों, बोलो यार, बोलो तो सही। साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया सीटो। अब दोस्तों पूछा जाता है कि सीटो की स्थापना हुई कब? तो दोस्तों सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी दोस्तों? 1954 में। अच्छे से नोट कर लीजिए, सीटो की स्थापना 1954 के अंदर हुई। अब बात करते हैं सेंटो। देखो दोस्तों सेंटो, तो सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
सेंटो का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन जो है वो सेंटो का पूरा नाम है। अब दोस्तों पूछिए कि सेंटो की स्थापना हुई कब? तो सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में जो है सेंटो की स्थापना हो गई। अब हमारा क्वेश्चन था कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों के नाम बताओ। तो नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949 में। और इसका उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना, यानी एक पर हमला हो जाए तो मुकाबला करेंगे, मिलकर मुकाबला करेंगे। इसके बाद है सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1954 में। इसके बाद सेंटो, सेंटो के बाद में सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, स्थापना 1955 में। ये अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन। अब जाना दोस्तों कि जो अमेरिका ए बना दियो नाटो, सीटो, सेंटो, तो बताओ क्या सोवियत संघ पीछे बड़ो है? सोवियत संघ पीछे बड़ो को नहीं दोस्तों, सोवियत संघ भी बने हो, क्या बने हो दोस्तों? वार्सा संधि, ठीक है नहीं। सोवियत संघ जो है दोस्तों क्या बने हो? वार्सा संधि। सोवियत संघ ने क्या बनाया दोस्तों? वार्सा संधि। आपको ध्यान रखना वार्सा संधि। अब दोस्तों ध्यान रखना वार्सा संधि को वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सोवियत संघ ने वार्सा संधि बनाई जिसको वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ध्यान रखना है 1955 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। अब दोस्तों वार्सा संधि का उद्देश्य क्या है? वार्सा संधि का उद्देश्य है दोस्तों नाटो में शामिल देशों का क्या करना? मुकाबला करना। अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन है नाटो, तो वार्सा संधि सोवियत संघ ने बनाई जिसका उद्देश्य है नाटो में शामिल देशों को क्या करना? मुकाबला करना। तो आपनो पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर गयो कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन किसे किसे है? तो ए प्रमुख है नाटो, सीटो, सेंटो, और जो सोवियत संघ है वो वार्सा संधि बनाए। इसके बाद में जाना कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है? वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन कौन सी है? संधि कौन सी है दोस्तों? आ सकता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। आपके दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के अंदर अब की बार 100 पार सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है नहीं। वार्सा संधि होगी अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का क्या नाम है? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकता है, ठीक है। कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का नाम है दोस्तों, क्या है बताओ? सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि। क्या है? सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि। सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि, ठीक है। देखो दोस्तों जल्दी लिख रही हूं क्योंकि थाने टाइम थोड़ा वीडियो लंबा नहीं होएगी वास्ते। सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि, सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले संधि है। समझ गया? अब दोस्तों सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि को और के नाम हो जाने जावे दोस्तों एलटीबीटी। के नाम हो जाने जावे एलटीबीटी। ध्यान रखना एलटीबीटी, एलटीबीटी, एलटीबीटी नाम जाने जावे सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि, जो वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि है। समझ गया? सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि। स्थापना कब हुई इसकी? सॉरी, बनी कब संधि? तो संधि कब बनी दोस्तों? ध्यान रखना 5 अगस्त 1963 को, 5 अगस्त 1963 को यह संधि बन गई, ठीक है। तो लागू कब हुई दोस्तों? लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। 10 अक्टूबर 1963 को दोस्तों क्या होगी? लागू हो गई। अब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि है इसमें हस्ताक्षर कितने देशों ने किए? तो इसमें हस्ताक्षर तो देशों ने किए हस्ताक्षर की बात करें तो यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन। यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन, समझ गए ना? देखो यूएसए मतलब अमेरिका और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, रूस और ब्रिटेन, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि है हुई कटे, संधि जो है वो कटे भी तो मास्को में भी कटे भी दोस्तों, मास्को के मायने अब मास्को में भी संधि प्रमुख था ने बात का ध्यान रखनी, ठीक है नहीं। नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, मेरे साथ साथ वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, नाकर लग जाएगा। कोई बात कॉपी में मत उतारिए, सिर्फ मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है नहीं। वो अपनों का वीडियो दूसरों क्वेश्चन वीडियो। अब अपन चलते हैं अपन किसकी तरफ? तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि एलटीबीटी।
दोस्तों, अब बात करते हैं कि बर्लिन की दीवार जो है वो कब बनेगी। जो बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई, ठीक है, कब गिराई गई बर्लिन की दीवार। तो दोस्तों बर्लिन की दीवार ध्यान रखना है, बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को ये गिरेगी। कब गिरेगी दोस्तों? 9 नवंबर 1989। हाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न था, ये दूसरा क्वेश्चन, तो ये मैंने क्या लिख रखा, स्वेज नहर। देखो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, ये प्रश्न आ सकता है। तो गमाल अब्दुल नासिर ने, गमाल अब्दुल नासिर ने जो है वो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। बर्लिन की दीवार कब गिरेगी? 9 नवंबर 1989 को। बर्लिन की दीवार जो है इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? बर्लिन की दीवार की लंबाई है 150 किलोमीटर, ठीक है ना, 150 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना, बर्लिन की दीवार की लंबाई है। बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर है और इसका निर्माण 1961 में हुआ था। ये 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी, ठीक है नी। अब दोस्तों बर्लिन की दीवार जो है यानी गिरे 9 नवंबर 1989 को और इसका निर्माण हुआ था 1961 में और ये 150 किलोमीटर लंबी है। और दोस्तों पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। समझिए, बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। 1961 में इसका निर्माण हुआ था और इसकी जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर है, ठीक है। और पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। पूंजीवादी दुनिया अमेरिका को कहते हैं, पहली दुनिया अमेरिका को कहते हैं, दूसरी दुनिया सोवियत संघ रूस को कहते हैं, साम्यवादी दुनिया सोवियत संघ को कहते हैं। समझ गया, ठीक। अब बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम बताओ। बड़े नंबर के अंदर आ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम बताओ कि जो सोवियत संघ है वो क्यों टूट गई हो। सोवियत संघ टूट गई क्यों, इसके पीछे कोई परिणाम तो गई नहीं, तो प्रमुख परिणाम क्या निकले, सोवियत संघ टूट गया, तो ये परिणाम बताओ। अब दोस्तों थाने ध्यान रहे कि सोवियत संघ जो अंतिम राष्ट्रपति हो विको नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। कई हो, मिखाइल गोर्बाचेव। पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार लाने को प्रयास करियो, लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, लेकिन नीति ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। फिर बाद में सोवियत संघ को पतन भेजे। सोवियत संघ को पतन कब हुए? 25 दिसंबर 1991, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ को पतन हो जाए, ठीक है। अब रूस और यूक्रेन और बेलारूस ये सोवियत संघ के विघटन की यानी घोषणा कर देते हैं। फिर सोवियत संघ का पतन हो जाता है और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बनता है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल रूस यानी जिसका उत्तराधिकारी है वो रूस बनता है और सुरक्षा परिषद में रूस को जो है वो स्थायी सदस्यता मिल जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम बताओ। तो 4 परिणाम का ये, जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट जाए तो इसका परिणाम निकले दोस्तों, क्या परिणाम निकले? शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। सोवियत संघ, क्योंकि शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच तो लड़ा गया, दो महाशक्तियों के बीच तो लड़ा गया, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ रूस। जब सोवियत संघ का पतन हो जाएगा तो शीत युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। तो पहला यह परिणाम निकला, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हुई, हथियारों के होड़ की समाप्ति हुई, नए देशों का उदय हुआ, ठीक है नहीं। तो कोई 4 परिणाम आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। समझ गए? समझने वाले समझ गए, समझना आपका काम है, जहां कहीं भी रहते हैं वहां आपका नाम है, ठीक है। आगे पर टिप्पणी लिखी, निम्न पर टिप्पणी अपना लिखनी है, सार्क और साप्टा, ये अपना देख क्या है। तो टिप्पणी लिखनी है, ज्यादा कोई बात करनी, टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। अब देखते हैं सार्क, यहां पर करते हैं। सबसे पहले है सार्क। दोस्तों मैं बात करता हूं सार्क, तो सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है नहीं, दक्षेस। प्रश्न पूछिए दोस्तों, दक्षेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो सार्क को। देखो दोस्तों, सार्क की मैं बात करूं तो सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल, इस प्रकार से कुछ इंग्लिश में है। तो थाने ध्यान रखना कि सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है और इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बात करते हैं तो इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसका मुख्यालय बताओ तो इसका मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, ठीक। अब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है और ये दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। तो बताओ दोस्तों इसके सदस्य कितने हैं? ठीक है, सदस्य कितने हैं सार्क के? तो दोस्तों ध्यान रखना, सार्क के सदस्य 7 + 1 कितना हो गया? 8। और वो 1 का अकेले क्यों रह रही है?
क्योंकि अफगानिस्तान है 2007 के अंदर जोड़ा गया था, सारा का सदस्य बना था अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो सारा का सदस्य कब बना, 1 नंबर के अंदर आ सकता है दोस्तों। तो 2007 में बना था अफगानिस्तान सारा का सदस्य। कितना सदस्य है, 8 सदस्य है। ठीक है, समझ गए नहीं। अब ये तो सदस्य की बात रहेगी। अब प्रश्न यहाँ पर पूछे कि सार्क जो है वो असफल क्यों रहे दोस्तों। सार्क फेल क्यों हुए, सार्क इसलिए फेल हो जाए क्योंकि सार्क के जो सदस्य है वे का मायने एकता को नहीं। भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कुल मिलाकर सारा के 8 सदस्य हैं और सदस्य के बीच एकता नहीं है। ये सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, और आपसे विवाद को बातचीत से नहीं सुलझा सकते हैं, विवाद चलता रहता है, कभी नदी जल विवाद तो कभी कौन सा विवाद। ठीक है, इसलिए सार्क जो है वो असफल हो गया। सार्क क्यों असफल हुआ तो ये बताना लिखना है। ठीक है, कि सार्क असफल इसलिए हुआ क्योंकि सार्क के सदस्यों के बीच एकता नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनमें एकता नहीं होने की वजह से ये आपस में लड़ते रहते हैं और विवाद भी चलते रहते हैं, कभी नदी जल विवाद तो कभी कौन सा विवाद। और यानी कि इनके बीच सीमा जो विवाद है, ठीक है, सीमा विवाद, नदी जल विवाद भी आप कर सकते हैं और आपसे विवाद को ये बातचीत से नहीं सुलझा सकते हैं। ठीक है, ये प्रमुख लिखना है। अब हम बात करते हैं साप्टा। तो दोस्तों साप्टा की मैं बात करता हूं तो साप्टा में ध्यान रखना है कि पूरा नाम क्या है साप्टा का। साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रीय समझौता। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रीय समझौता, ये साप्टा का पूरा नाम है। साप्टा लाया कब गया, 2002 में तो ये लाया गया, हस्ताक्षर हुए 2004 में, लागू हुआ 1 जनवरी 2006 को। और साप्टा का उद्देश्य क्या है, साप्टा का उद्देश्य है दोस्तों आपसे व्यापार में लगने वाला सीमा शुल्क जो है वो 2007 तक कम कर दिया जाए। जो आपसे व्यापार में जो सीमा शुल्क लगे नहीं वो 2007 तक धीरे धीरे कम कर दिए, वो साप्टा को मेन उद्देश्य भी। प्रश्न पूछे थे कि साप्टा कब लाया गया, तो 2002 के अंदर तो यह लाया गया, हस्ताक्षर हुए 2004 में, 1 जनवरी 2006 को यह लागू हो गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो आपसे व्यापार में लगने वाला सीमा शुल्क जो है वो 2007 तक कम कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद है विका मायने कितना सदस्य है कुल, तो सुरक्षा परिषद के मायने थाने ध्यान है कि 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के मायने 15 सदस्य हैं, जिनका मायने 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य जिनका मायने मैं बात करूं तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ये 5 स्थायी सदस्य हो गया। 10 अस्थायी सदस्य की बात करता हूं तो 10 अस्थायी सदस्य में सीधे से ध्यान रखना है कि प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं आम सभा द्वारा। ठीक है नहीं, 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य जिनका मायने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, जिनको वीटो पावर भी प्राप्त है। अमेरिका ने 2006 तक वीटो पावर का इस्तेमाल कितना किया, 82 बार, 82 बार। ठीक है, अमेरिका ने। बात करें तो ब्रिटेन ने कितने बार किया बताओ, ब्रिटेन ने किया था 32 बार। और चीन ने कितनी बार किया, चीन ने किया था 4 बार। फ्रांस ने कितना किया, फ्रांस ने किया था 18 बार। रूस ने कितने बार किया, रूस ने किया था 135 बार। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, तो सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने किया, कितना किया 135 बार। और सबसे कम चीन ने किया, कितने बार 4 बार। ये ऐसे लिखा मिलता है। वैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा मिलता है, लेकिन जो अपने बुक के अंदर है वही चलना है वैसे। ठीक है, वैसे कोई दोस्त गूगल पर अलग बताता है, गूगल पर आप सर्च करोगे तो अलग बताएगा, लेकिन अब हमें अपने एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो यानी सुरक्षा परिषद की बात हो रही तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, कुल 15 सदस्य, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के 2 कार्य बताओ। ये प्रश्न है ना हमारा कि सुरक्षा परिषद के 2 कार्य बताओ। तो सुरक्षा परिषद के कार्य के अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना, भारत के अंदर सुरक्षा बनाए रखना, भारत में शांति बनाए रखना। ठीक है, ये कोई आप कार्य कर लिख सकते हैं। अनिवार्य निर्णय घोषित करना और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये प्रमुख हम सुरक्षा परिषद के 2 कार्य आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है नहीं, आगे पूछी जाए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप क्या जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, 1944 में। लागू कब हुआ, यानी हस्ताक्षर कब हुआ इस पर, 27 दिसंबर 1945 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर हस्ताक्षर हो गया। स्थापना 1944, हस्ताक्षर 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय बताओ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। ठीक है, कितने सदस्य हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में, 189 सदस्य हैं, 180 प्लस 9। ठीक है, 189। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य बताओ, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य बताओ। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना,
व्यापार नीति, वित्त व्यवस्था की देख रेख, ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के तो कार्य है भाई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझ गया? समझ गया? कौन समझा? एक बार पाछू बोलू तो सब याद हो जाना सब। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आंखें बंद कर याद करना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई, हस्ताक्षर 27 दिसंबर 1945 को हुए और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य हैं, 180 प्लस 9 बराबर 189 सदस्य हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य है वो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, व्यापार नीति, वित्त व्यवस्था की देख रेख, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में लिख दो, सबको कल्याण हो जाए लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। ये अपना पर्यावरण वाला जो चैप्टर है ना, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन, उसमें से लिया गया है। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास के देश देखो, भारत का आसपास देश पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इस प्रकार से देश है। अपने आसपास के देशों को देखने पर पता चलता है कि कौन सा देश हमसे ताकतवर है और कौन सा देश हमसे कमजोर है। भविष्य में हमें खतरा किस देश से हो सकता है? मान लीजिए भारत है तो भारत को किससे खतरा है? पाकिस्तान से खतरा है, ऐसा मान लीजिए पाकिस्तान से खतरा है, यानी पाकिस्तान ताकतवर है भारत से, ऐसा मान लिया जाए। तो यानी भारत क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी मौजूदा ताकत बढ़ेगा और पाकिस्तान के बराबर होने का प्रयास करेगा। जब उस देश के बराबर हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के बराबर हो जाएगा, तो उसे शक्ति संतुलन कहेंगे। समझ गया? शक्ति संतुलन का मतलब समझ गया नहीं? अपने आसपास के देशों को देखने पर पता चलता है कि कौन सा देश ताकतवर है और कौन सा देश कमजोर है। भविष्य में हमें खतरा किस देश से हो सकता है? जब वो देश कमजोर देश उस देश के बराबर हो जाता है, जब उस देश के ताकतवर देश के बराबर हो जाता है, तो उसे शक्ति संतुलन कहते हैं। समझ गया होगा? आगे बात करते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक ध्यान रखना है, विद्वानों का एक समूह है जिसको नाम है क्लब ओ रोम। क्लब ओ रोम कब लिखे आप पुस्तक? लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में लिखे। कब लिखे दोस्तों? 1972 में लिखे लिमिट्स टू ग्रोथ। कौन लिखता है? विद्वानों का एक समूह लिखता है लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में, जिसके बारे में कई पुस्तक में कई है। लिमिट्स का मतलब क्या है? इंग्लिश शब्द है लिमिट्स, लिमिट्स सीमा, यानी जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार संसाधन जो है वो घटते जा रहे हैं, ये इस पुस्तक के बारे में बताइएगा है। पुस्तक के बारे में ठीक है, ये लिखियोड़ा है। ठीक है, विद्वानों का एक समूह था क्लब ओ रोम, 1972 में ये पुस्तक लिखता है लिमिट्स टू ग्रोथ। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक विद्वानों का एक समूह क्लब ओ रोम जो कि 1972 में लिखता है। इसमें बताया गया है कि संसाधन जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार संसाधन जो है वो घट रहे हैं। ठीक है, रियो सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं? रियो सम्मेलन के बारे में जितना भी जानो ने सब कमेंट बॉक्स में ठपकार दो। ठीक है, वो प्रश्न थाने दे दूं। देखो, रियो सम्मेलन 1992 में ये पर्यावरण और विकास के मुद्दे का सम्मेलन है। 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे का सम्मेलन है। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है, इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठन, ठीक है, और 170 ऐसा कुछ देश थे। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में ठपकारना है, जो आवेदन है सब कमेंट बॉक्स में लिख दियो। ठीक है, वीडियो ने पूरा देखियो। थैंक यू। और दोस्तों, जरूरी बात तो है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोस्तों एक नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, 8 दिन पड़े हैं दोस्तों, 8-9 दिन पड़े हैं। तो आराम से टेंशन मत लीजिएगा, आराम से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको, सिर्फ मेहनत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।